नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गार्गी क्लासेज पर। मैं प्रशांत कुमार शर्मा और आज हम डिस्कस करेंगे 13 जून 2020 के प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर आधारित आज की क्लास के पॉइंट्स के बारे में, जिसका सबसे पहला टॉपिक है इंडिया रैंकिंग्स 2020। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट यानी MHRD के द्वारा राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के द्वारा एक इंडिया रैंकिंग्स 2020 जारी की गई, जिसके अंतर्गत जो IIT मद्रास है उसे उच्च शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। उल्लेखनीय है कि इस वर्ष इस रैंकिंग फ्रेमवर्क में देश भर से कुल 3771 संस्थान पंजीकृत किए गए हैं और वर्ष 2019 के अंदर इनकी संख्या जो ये आपकी जो वर्तमान संख्या है 2019 की जो पंजीकृत किए गए संस्थानों की संख्या से 20% अधिक है। अब हम बात करते हैं, ये जो रैंकिंग है ये भारत में उच्च शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग का लगातार 5वां संस्करण है, अर्थात 2015 के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। पहले की जो रैंकिंग थी उसके अंदर 9 जो कैटेगरीज हैं उन्हें शामिल किया गया था, यानी 2019 तक इसे 9 कैटेगरीज के अंदर इसमें 9 कैटेगरी को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन वर्तमान में इसमें एक और नई कैटेगरी जिसे डेंटल कैटेगरी कहा जाता है उसे भी पहली बार शामिल किया गया है, जिससे अब कुल श्रेणियाँ 10 हो गई हैं। इस प्रकार की जो रैंकिंग है उसका महत्व के बारे में बात करें तो ये जो रैंकिंग है इससे छात्रों को कुछ मापदंडों के आधार पर विश्वविद्यालयों का चयन करने के अंदर सहायता मिलती है। इसके अलावा इस रैंकिंग के माध्यम से विश्वविद्यालयों को विभिन्न रैंकिंग मापदंडों पर अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने और अनुसंधान में सुधार के क्षेत्रों में खामियों को पहचान करने में भी मदद मिलती है। राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान है उनकी रैंकिंग संस्थानों के बीच बेहतर प्रदर्शन करने और अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में उच्च रैंकिंग सुनिश्चित करने के लिए प्रतिस्पर्धात्मक भावना पैदा करती है, जिससे कि इस प्रतिस्पर्धा के दौरान वे और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वे अच्छी रैंक ला पाते हैं। अब हम इस MHRD के द्वारा जारी की गई इस रैंकिंग के अंदर अलग अलग श्रेणियों के अंदर अलग श्रेणियों के अंदर जो विजेता कॉलेज हैं, विजेता संस्थान हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो देश के अंदर ओवरऑल सभी क्षेत्रों के अंदर जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला अर्थात प्रथम स्थान पर जो इंस्टीट्यूट है वो IIT मद्रास है। इसके बाद में दूसरी कैटेगरी है जिसमें यूनिवर्सिटी की कैटेगरी ली है कि जितने भी भारत की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। अब हम बात करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर, तो इसमें IIT मद्रास को जो कि ओवरऑल भी इस रैंकिंग के अंदर फर्स्ट रहा है और इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर भी यह प्रथम स्थान पर रहा है। अब हम मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के क्षेत्र में देखें तो प्रबंधन के क्षेत्र में भारतीय प्रबंध संस्थान यानी IIM अहमदाबाद इसके अंदर प्रथम स्थान पर रहा है। कॉलेजेस की बात करते हैं तो देश के सभी कॉलेजों के अंदर जो पंजीकृत कॉलेज हैं इस रैंकिंग के लिए, उनमें मिरांडा हाउस नई दिल्ली कॉलेज को सर्वश्रेष्ठ कॉलेज घोषित किया गया। फार्मेसी के क्षेत्र में देखें तो जामिया हमदर्द नई दिल्ली की जो फार्मेसी है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मेडिकल क्षेत्र के अंदर एम्स, जिसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी कहा जाता है, नई दिल्ली के एम्स को इसमें प्रथम स्थान दिया गया है। साथ ही वास्तुकला के क्षेत्र के अंदर हम बात करें तो IIT खड़गपुर को इसके अंतर्गत प्रथम पायदान पर जगह मिली है। इसके अलावा कानून के क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु को प्रथम स्थान मिला है। और जो नई कैटेगरी जिसे शामिल किया गया है वर्ष 2020 से ही, जो डेंटल कैटेगरी है, डेंटल कॉलेजेस की कैटेगरी, उसमें मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज नई जो दिल्ली है उसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये थी उन कॉलेजेस की रैंक लिस्ट जिन्हें अपने अपने क्षेत्र के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जो 10 कैटेगरीज हैं इनके अंदर प्रथम रहने वाले 10 जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी हमने बात की। अब हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के बारे में। तो जो MHRD यानी मानव संसाधन विकास मंत्रालय है उसके द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जो कार्यक्रम है उसे सितंबर 2015 के अंदर शुरू किया गया था।
इस फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश भर के जो शैक्षणिक संस्थान हैं उनको उनकी गुणवत्ता और प्रदर्शन के आधार पर सूचीबद्ध करने के लिए एक पद्धति की रूपरेखा तैयार की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इन शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग के लिए जो विशेष मानक तय किए गए हैं उन मानकों के बारे में। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे मुख्य तौर पर जैसे शिक्षण, इसके अलावा शिक्षा और संसाधन, और इसके अतिरिक्त है रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन और आउटकम्स, आउटरीच और इंक्लूसिविटी, और इसके अलावा परसेप्शन। ये कुछ क्षेत्र हैं, ये कुछ मानक हैं जिनके आधार पर जो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क है वह इन कॉलेजेस या इन इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग जारी करता है। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानून मात्र है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने एक आरक्षण संबंधी मामले के अंदर आर्टिकल 32 के तहत एक याचिका दायर की जो याचिका थी उसे यह कहकर खारिज किया है कि आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानून है। और ये जो याचिका है उसके बारे में बात करें तो तमिलनाडु के अंदर जो मेडिकल पाठ्यक्रम के अंदर जो ओबीसी के अभ्यर्थी हैं उन्हें 50% आरक्षण नहीं देने पर केंद्र सरकार के जो यह निर्णय था उसे चुनौती दी गई थी। इस याचिका के अंदर तमिलनाडु के जो शीर्ष नेता हैं उन्होंने वर्ष 2020-21 के लिए जो नीट एग्ज़ाम है उसमें राज्य के लिए आरक्षित सीटों में से 50% सीटें ओबीसी के लिए आरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की थी। अर्थात उन्होंने तमिलनाडु के जो शीर्ष नेताओं ने यह कहा कि जो वर्ष 2020-21 के अंदर आयोजित की जाने वाली नीट एग्ज़ाम के अंदर 50% सीटें ओबीसी के लिए निर्धारित करने के आदेश निकाले जाएं। ऐसी मांग केंद्र सरकार से की गई लेकिन केंद्र ने इसे खारिज कर दिया। इसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय में ये अनुच्छेद 32 के तहत इसके लिए रिट डाली गई और जिसके अंदर सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान अनुच्छेद 32 के तहत जो याचिका केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही दायर करने की अनुमति देता है। यानी संविधान का जो अनुच्छेद 32 है केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में ही अनुच्छेद 32 से संबंधित रिटों को जारी किया जा सकता है। आरक्षण का जो अधिकार है वह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक कानून है और इसलिए आरक्षण नहीं देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। हालांकि जैसे अगर हम बात करें इन आरक्षण की तो इसे अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंदर इसे परिभाषित भी किया गया है जो कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन इसकी प्रकृति है उसकी व्याख्या करते हुए न्यायालय ने फैसला दिया है। अब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय के अन्य बिंदुओं के बारे में। तो सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने की अनुमति प्रदान करते हुए याचिका वापस लेने को कहा है। उन्होंने ये कहा है कि आप उच्च न्यायालय के अंदर ये याचिका दायर कर सकते हैं लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के अंदर से इस याचिका को आप वापस लें। अब आरक्षण संबंधी जो संवैधानिक प्रावधान है उनके बारे में बात करें तो जैसे कि बताया कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के अंदर आरक्षण संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 15 जो कि सामाजिक समानता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन यानी जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें लोक नियोजन में अवसर की समानता के से संबंधित एक अनुच्छेद है जिसके उपबंधों के अंदर आरक्षण की व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इन अनुच्छेदों की प्रकृति के आधार पर इन्हें मौलिक अधिकार नहीं माना है क्योंकि इन्हें लागू करना राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। अर्थात जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका कहना है कि ये अधिकार नहीं बल्कि इस मौलिक अधिकारों के अंदर उल्लेखित एक कानून मात्र है जिसकी प्रकृति मौलिक अधिकारों के योग्य नहीं है। आरक्षण की जो अवधारणा है वह आनुपातिक नहीं होनी चाहिए बल्कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व पर आधारित होनी चाहिए। अर्थात जो जनसंख्या है जितनी जनसंख्या है उसी के अनुपात में आरक्षण न दिया जाए बल्कि जो लोक नियोजन है उसके अंदर पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर यह सुनिश्चित करने के लिए यह आरक्षण दिया जा सकता है। अब वर्तमान में जो आरक्षण की जो व्यवस्था है उसकी कंडीशन क्या है कि कौन कौन से जो कैटेगरीज हैं उनके लिए कितना आरक्षण दिया गया है। तो वर्तमान में सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों के अंदर जो अनुसूचित जातियां यानी एससी वर्ग के लिए 15%, इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5%। फिर हम बात करते हैं ओबीसी के लिए 27%, ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
केवल उसी स्थिति में जब उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं हो, तो उस स्थिति के अंदर उन्हें आरक्षण दिया जा सकता है। अब इस रिट की जो व्यवस्था है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इन दोनों को देश में जो न्यायिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार हैं उनसे संबंधित मौलिक अधिकारों और संविधान के संरक्षण का दायित्व प्रदान करने का अधिकार इन्हें दिया गया है। अर्थात जो दोनों जो ये न्यायालय हैं, दोनों प्रकार के, जैसे उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, दोनों का ही कार्य है संविधान की रक्षा करना, संविधान का संरक्षण करना और इसके साथ ही व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण करना, ये इनका कर्तव्य है। तो सर्वोच्च न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय जो है वो इन संविधान और इसके जो मौलिक अधिकार है इनका संरक्षण करता है। और मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। वहीं जो उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के तहत यही 5 प्रकार की रिटें जारी करने की अधिकारिता इन्हें दी गई है। अब ये जो 5 प्रकार की रिटें हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो ये जैसे 5 रिटें, जिसमें सबसे पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हैबेस कॉर्पस कहते हैं। इसके अलावा परमादेश, मैंडेमस। इसके अलावा प्रतिषेध है जिसे प्रोहिबिशन। उत्प्रेषण जिसे सर्टिओरियरी कहते हैं। और अधिकार परीक्षा जिसे क्यो वारंटो कहा जाता है। इस प्रकार की जो रिटें हैं ये जारी की जाती हैं। तो अब उच्च न्यायालय में रिट की जो अनुमति है वो क्यों दी गई है? क्योंकि उच्च न्यायालय में रिट की अनुमति क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि आप उच्च न्यायालय के अंदर रिट लगाएं और उच्चतम न्यायालय से रिट को वापस लें। इसके पीछे कारण ये है क्योंकि केवल मौलिक अधिकारों के हनन की स्थिति में ही उच्चतम न्यायालय रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्चतम न्यायालय जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है वह मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामलों पर भी रिट जारी कर सकता है। अर्थात हम देखें तो जो उच्चतम न्यायालय है उसका अधिकार क्षेत्र अधिक है, लेकिन अधिकार क्षेत्र उच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्र की तुलना में थोड़ा कम है। बल्कि अगर हम बात करें उच्चतम न्यायालय का जो प्रभाव क्षेत्र है वह अधिक होता है, उच्च न्यायालय का प्रभाव क्षेत्र कम होता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जो दायर रिट है उसकी सुनवाई से मना भी नहीं कर सकता, जबकि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय सुनवाई के लिए याचिका स्वीकार करने से मना कर सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 226 मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है। अब इस निर्णय के महत्व के बारे में बात करें कि ये निर्णय किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, तो चूंकि सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, अतः आरक्षण के उल्लंघन पर अनुच्छेद 32 के तहत रिट को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा निर्णय के बाद में जो आरक्षण संबंधी मामलों में रिट जो याचिका है वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर उच्च न्यायालयों में लगानी होगी, क्योंकि उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिता में मौलिक अधिकारों के अलावा अन्य मामले भी शामिल होते हैं। जैसा कि हमने बात की कि इसका अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अधिक होता है, विस्तृत होता है। तो ये थी इस टॉपिक के बारे में डिटेल जानकारी। अगला टॉपिक है आईफ्लोस मुंबई। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली, जिसे आईफ्लोसिस मुंबई कहा जाता है, उसका विकास किया गया है। और इस चेतावनी प्रणाली के अंदर मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए विशेष रूप से अधिक वर्षा की जो घटनाएं हैं और इसके अलावा चक्रवात के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का इसमें प्रावधान किया गया है। आईफ्लोसिस मुंबई को एक मॉड्यूलर संरचना पर बनाया गया, जिसमें डेटा एजिमुलेशन, इसके अलावा बाढ़ और जल प्लावन, भेद्यता, जोखिम प्रसार मॉड्यूल और इसके अलावा निर्णय सहायक तंत्र जैसे 7 मॉड्यूल इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इस प्रणाली के अंदर मध्यम श्रेणी के जो पूर्वानुमान के लिए जो NCMR-RWF और इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे IMD कहा जाता है, इससे मौसम मॉडल और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और इसके अलावा IMD के द्वारा स्थापित रेन गेज नेटवर्क स्टेशनों से क्षेत्रीय डेटा और भूमि उपयोग करके थीमेटिक लेयर और बुनियादी ढांचे से संबंधित जानकारी आदि शामिल की गई है। मौसम मॉडल के इनपुट के आधार पर हाइड्रोलॉजिकल मॉडल का उपयोग वर्षा के अपवाह को बदलने के लिए किया जाता है, जो नदियों के जल प्रवाह के अंदर भी वृद्धि करता है। क्योंकि मुंबई एक द्वीपीय शहर है जो मतलब छोटे छोटे विभिन्न द्वीपों को से जुड़ा हुआ है और जिसकी जो कनेक्टिविटी है समुद्र के साथ है, अर्थात ये समुद्र में इसके अधिकांश जो क्षेत्र है उसमें समुद्र का तट इससे
लगा हुआ है, इसलिए शहर पर ज्वार और तूफान के प्रभाव की गणना के लिए हाइड्रोडायनेमिक मॉडल और तूफान वृद्धि मॉडल का उपयोग किया जाता है। इस प्रणाली के अंदर शहर के भीतर शहरी जल निकासी और बाढ़ वाले क्षेत्रों के अंदर पूर्वानुमान से संबंधित प्रावधानों को अंतिम रूप से मुख्य प्रणाली के अंदर शामिल किया जाएगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर का क्या है ये, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो हाल ही में सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी सीसीएमबी के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है और इस टेस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर के रूप में जाना जाता है। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पीसीआर जो है, ये टेस्ट अधिक किफ़ायती है और यह तकनीकी रूप से काफ़ी आसान भी है। इस परीक्षण के लिए रियल टाइम क्वांटिटेटिव जो RT-qPCR की ज़रूरत नहीं पड़ती है। RT-qPCR जिसका पूरा नाम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, इसके बारे में हम पिछली कक्षाओं के अंदर पढ़ चुके हैं। तो उल्लेखनीय है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने कोविड-19 परीक्षण के लिए केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन परीक्षण की सिफारिश की है। दोनों परीक्षणों के परिणामों की तुलना करने पर शोधकर्ताओं ने यह पाया कि जो मानक RT-qPCR परीक्षण है, उसमें वास्तविक परीक्षण परिदृश्य के लिए पहचान क्षमता 50% से कम हो सकती है, जो कि कई नमूनों के अंदर कम वायरल प्रतिनिधित्व का कारण हो सकता है। अर्थात ये कुछ नमूनों के अंदर टेस्टिंग में यह कमजोरी पड़ सकती है, फेल हो सकती है। अगला टॉपिक है लोनार झील। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के जिलाधिकारी सुमन चंद्रा ने राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान यानी नीरी नागपुर से यह अनुरोध किया है कि वह पिछले कुछ दिनों में बुल्ढाना जिले के अंदर जो लोनार झील है, उसके पानी के रंग में जो परिवर्तन हुआ है और उसका पानी का रंग लाल हो गया है, तो इस परिवर्तन के कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने अनुरोध किया है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के अंदर लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है और इसका निर्माण प्लिस्टोसीन काल के अंदर उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास और 500 फीट की गहराई के साथ बेसाल्टिक चट्टानों से निर्मित है। अब प्लिस्टोसीन काल जो है वो 25.88 लाख वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था और अब से लगभग 11,700 वर्ष पूर्व इस काल की समाप्ति हुई थी। तो ये प्लिस्टोसीन काल माना जाता है, जिसके दौरान उल्कापिंड के टकराने से इस झील का निर्माण माना जाता है। यह एक जो अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है और इसका जो पानी है उसमें 2 प्रकार के गुण हैं, अर्थात इसमें खारापन भी है और इसमें क्षारीय गुण भी इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। इस झील के अंदर कुछ गैर सहजीवी नाइट्रोजन फिक्सिंग रोगाणु जैसे कि स्लैकिया एसपी और इसके अलावा एक्टिनोपोलिस्फोरा एसपी, ये दो प्रकार के और इसके अलावा अन्य प्रकार के जीवाणु भी इसमें पाए जाते हैं और प्रवासी पक्षी जैसे कि शेल्डक, ग्रेब, रूडी शेल्डक आदि के रूप में समृद्ध जैव विविधता इसके अंदर पाई जाती है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान नीरी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा नागपुर में 1958 के अंतर्गत की गई थी और यह वित्त पोषित संस्थान है और इसका जो यह मुख्य रूप से जो CSIR यानी वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद है, उसकी घटक प्रयोगशाला के रूप में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग के अंदर इनोवेशन और रिसर्च को बढ़ावा देना है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं जो क्रमशः चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई के अंदर स्थित हैं। फ्लीट्स क्या है? फ्लीट्स तो हाल ही में जो सोशल मीडिया ऐप है ट्विटर, उसने हाल ही में भारत के अंदर फ्लीट्स नाम का एक नया टेस्ट फीचर लॉन्च किया है, जो उपयोगकर्ताओं को 24 घंटे बाद अदृश्य होने वाले संदेशों को पोस्ट करने की अनुमति देता है। ये उसी प्रकार के संदेश होंगे जो कि आप देखते हैं कि जैसे कि इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर आप स्टोरीज़ फीचर जो आप देखते हैं, जिसमें 24 घंटे बाद में जो हमारी स्टोरी है या जो भी हमारा अपडेट है वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है। तो उसी प्रकार का एक फीचर है। हालांकि इन अन्य जो प्लेटफॉर्म है जैसे इंस्टा या फेसबुक जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया साइट्स के, उसकी तरह इस ट्विटर का जो ये जो फीचर है फ्लीट्स, उसके अंदर रिट्वीट या पब्लिक रिप्लाई जैसे फीचर्स अवेलेबल नहीं होंगे।
ट्विटर ने ब्राज़ील और इटली के बाद में भारत में ओएस फीचर की शुरुआत की है और यह ट्विटर एप्लीकेशन के नवीनतम संस्करण पर उपलब्ध होगा, यानी इसके लिए आपको अपने ट्विटर को अपडेट भी करना होगा। यह भारत में यह जो एप्पल आईओएस और गूगल का एंड्रॉयड दोनों प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए यह फीचर उपलब्ध होगा। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है और इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर बाल श्रम के विरुद्ध जागरूकता बढ़ाना। पिछले वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर और काम पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस के द्वारा युवा श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बाल श्रम के अंत के लिए एक संयुक्त अभियान भी शुरू किया गया था। और हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में और अधिक, तो इसकी जो इस वर्ष की जो थीम है वह है प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम चाइल्ड लेबर नाउ मोर देन एवर। तो इसे हम कह सकते हैं कि अब पहले से और अधिक प्रयास करके बच्चों को बाल श्रम से बचाने के लिए ये थीम रखी गई है। इस संयुक्त अभियान का जो उद्देश्य है, सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य 8.7 के अनुसार 2025 तक बाल श्रम के सभी जो रूप है उन्हें समाप्त किया जाना और निर्धारित लक्ष्य 8.8 के अनुसार 2030 तक सभी श्रमिकों के लिए सुरक्षित कामकाजी वातावरण उपलब्ध करवाना है। अर्थात ये जो नियमावली है उसके नियमों की बात हो रही है यहाँ पर। ये नियम 8 का जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें बाल श्रम को समाप्त करने के लिए वर्ष 2025 का लक्ष्य रखा गया है और जो श्रमिक हैं, जो बाल श्रमिक नहीं हैं लेकिन वैसे जो युवा श्रमिक हैं उनके लिए सुरक्षित कामकाजी वातावरण उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2030 तक का लक्ष्य इसके 8वें नियमावली के 8वें सेक्शन के 8वें पॉइंट के 8वें सेक्शन के अंदर ये दिया गया है। अब इसके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं तो ILO, जिसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसने 2002 के अंदर बाल श्रम की वैश्विक सीमा और इसे खत्म करने के प्रयासों की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस शुरू किया था। यह दिवस प्रतिवर्ष 12 जून को बाल मजदूरों की दुर्दशा को उजागर करने और उनकी मदद करने के सुझावों के लिए सरकारों, श्रमिक संगठनों, नियोक्ताओं, नागरिक समाज और साथ ही दुनिया भर के लाखों लोगों को एक साथ एकत्रित भी करता है। इसके अलावा हम बात करें कि जैसे बाल श्रम जो भारत के अंदर भी इससे बाल श्रम जो सिस्टम है इसके उन्मूलन के लिए भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 23-24 के अंदर ये व्यवस्थाएं की गई हैं जो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत है, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है, जिनके अंदर जो बाल श्रम और जो विभिन्न प्रकार के जो श्रमिक संगठन हैं उन्हें विशेष जो श्रमिक हैं उन्हें विशेष सुविधाएं दी गई हैं। इसके अंदर विशेष इनके लिए प्रावधान किए गए हैं जो इनके हितों की रक्षा करते हैं। भारतीय मूल के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर रतनलाल को हाल ही में कृषि क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार के बराबर माने जाने वाले प्रतिष्ठित पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने मिट्टी विज्ञान में अपने शोध की सराहना करते हुए कहा कि वे दुनिया भर के लाखों छोटे किसानों की मदद कर रहे हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 11 जून 2020 को एक बयान में कहा कि डॉक्टर लाल ने 4 महाद्वीपों तक फैले हुए अपने 5 दशक से अधिक के करियर में मिट्टी की गुणवत्ता को बचाए रखने के लिए नवीन तकनीकों को बढ़ावा देकर के 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों की आजीविका को लाभ पहुंचाया है। विश्व खाद्य पुरस्कार उन्हें क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने जो मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए छोटे किसानों की मदद की और विश्व खाद्य आपूर्ति को बढ़ाने के अंदर योगदान दिया। इसी के लिए इन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसके तहत उन्हें 2,50,000 अमेरिकी डॉलर से के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर रतनलाल के बारे में हम बात करें तो वे वर्तमान में ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर मृदा विज्ञान के प्रोफेसर हैं और विश्वविद्यालय के कार्बन प्रबंधन और पृथक्करण केंद्र के संस्थापक निदेशक भी हैं। इनका जन्म पश्चिम पंजाब के करयाल जिले के अंदर हुआ था वर्ष 1944 के अंदर, और यह हिस्सा अब वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर स्थित है। 1947 के अंदर भारत को स्वतंत्रता मिली तो जो डॉक्टर रतनलाल हैं उनका परिवार हरियाणा के अंदर राजौंद के अंदर शरणार्थी के रूप में रहने लगा और उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पंजाब कृषि विश्वविद्यालय से पूरी की और उन्होंने अपनी MSc दिल्ली के अंदर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से की थी।
अब इस पुरस्कार के बारे में बात करें तो विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना 1986 के अंदर नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा की गई थी, और यह फाउंडेशन अमेरिका के डेस मोइनेस आयोवा में स्थित है। और पुरस्कार के पहले विजेता भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन रहे हैं। अर्थात इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला इस पुरस्कार के अंतर्गत सबसे पहला पुरस्कार प्राप्त करने का जो श्रेय भी है वो भारत के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को जाता है। उन्हें वर्ष 1987 के अंदर पुरस्कृत किया गया था, और MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकी संस्था वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन के द्वारा 1987 से दिया जा रहा है। उनकी प्रशस्ति के अंदर यह भी कहा गया है डॉक्टर लाल की जो प्रशस्ति है, डॉक्टर रतन लाल, उनकी प्रशस्ति के अंदर, उनकी प्रशंसा के अंदर कहा गया है कि उन्होंने 4 महाद्वीपों के अंदर अपना योगदान दिया है, और उनकी तकनीक से 50 करोड़ से अधिक छोटे किसानों को अपनी आजीविका के अंदर लाभ हुआ है, और 2 अरब से अधिक लोगों को आहार और पोषण की पक्की व्यवस्था करने के प्रयासों में भी सुधार आया है। इस तकनीकी से प्राकृतिक उष्णकटिबंधीय पारिस्थितिकी तंत्र के लाखों करोड़ों हेक्टेयर भूमि को बचाता है। तो इसी के साथ हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास के सभी टॉपिक्स कंप्लीट हुए, और बारी है हमारे आज के प्रश्न की। तो वो है, वर्ष 2019 के अंदर मिलिट्री इंटेलिजेंस के द्वारा शुरू किए गए किस एंटी स्पाई ऑपरेशन के तहत सैन्य गुप्त सूचनाओं के आधार पर जयपुर के अंदर 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है? आप अपना जवाब वीडियो को पॉज करके ढूंढ सकते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑपरेशन डेजर्ट चेज। और ये जो 2 नागरिक हैं उन्हें एक सैन्य गुप्त सूचनाओं के आधार पर जयपुर में 2 नागरिक रक्षा कर्मचारियों को ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत गिरफ्तार किया गया है, और उन्हें इस इनपुट के आधार पर गिरफ्तार किया गया कि उन्होंने जो पाकिस्तान की जो जासूसी एजेंसी है ISI, उसे हमारी भारतीय सेना से संवेदनशील सूचनाएं और जो विभिन्न जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें भेजे हैं। अब ये जो ऑपरेशन डेजर्ट चेज है उसके तहत कई लोगों पर आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत उन्हें अरेस्ट किया गया है, और इसका जो प्रमुख उद्देश्य है जो इस तरह की गतिविधियों को रोक लगाना और उन पर कार्रवाई करना है। टॉपिक से संबंधित और अधिक डिटेल्स जानने के लिए आप हमारी कल की 12 जून 2020 की क्लास के अंदर आप इसके संबंधित और डिटेल्स जान सकते हैं, और अन्य महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स हैं उन पर भी आपको पूरी डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो आप इसके लिए हमारी कल की क्लास ज़रूर देखें। और अब बारी है उस प्रश्न की जिसका जवाब आपको देना है। तो यह प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की 18वीं बेंच की स्थापना की है? आपको अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और इसके साथ ही आप अपने सुझाव, अपने फीडबैक भी वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके हमें भेज सकते हैं। थैंक यू।